वेलकम टू माय चैनल सनराइज स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिंचाई के कृषि के विभिन्न चरणों में आप अगला चरण है सिंचाई। पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सरल भाषा में हम ये जान सकते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? कुएँ, तालाब, जलकूप, नदियाँ, बांध इत्यादि सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके भी अन्य हैं। प्राचीन काल में पुराने समय पे सही कृषि की जा रही है। क्या क्या तरीके हैं? देखिए, आपका यहाँ पर चित्र में दिया हुआ मोट के द्वारा सिंचाई करता हुआ किसान। यहाँ आपका दिया है चेन पंप। ठीक है, चेन पंप। आपका यहाँ पर ढेकली है, ढेकली के द्वारा देखिए लीवर विधि द्वारा आपका पानी निकाला जा रहा है। इसके बाद आपका राहट में बैलों की सहायता से आपको चलाया जाता था। यांत्रिक ऊर्जा से हम कुएँ से पानी निकालते थे। इसके अलावा क्या है आपका सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या हैं? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि पाइपों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आपका छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है कि पानी की काफ़ी बचत होती है, कम पानी में ही सिंचाई हो जाती है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल की कम मात्रा उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ड्रिप तंत्र। ये आपका इजराइल की विधि है, इजराइल की टेक्निक है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप माने बूंद, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों में वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि का उपयोग हमारे भारत के राजस्थान में भी किया जा रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में बलुई मिट्टी होती है जिसमें कि जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो इस कारण से बूंद बूंद करके हम ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं, जिससे कि आपका नमी बनी रहे, पौधे को पानी की प्राप्ति होती रहे। आगे देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। नेक्स्ट स्टेप है आपका, अगला चरण है खरपतवार सुरक्षा। तो फसलों के बीच में कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं। अवांछित रूप से ये प्राकृतिक पौधे फसलों के साथ उग जाते हैं। इनका कोई उपयोग नहीं होता, अपितु यह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खरपतवार को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है जिससे कि अनावश्यक चीज़ें हट जाएं और आपकी फसल सुरक्षित रहे। ठीक है, अब खरपतवार करने के लिए कई रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार नाशी कहते हैं, जिसमें प्रमुख है 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। ठीक है, स्प्रे करा जाता है और ठीक है खरपतवार हटाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर वो जो कह रहा है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर छिड़काव कराया जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल, छिड़काव करने वाले पे व्यक्ति पर प्रभाव होता है, क्योंकि हानिकारक कीटनाशक होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर देखिए बाकायदा सावधानी के साथ मुँह वगैरह बांध के, जिससे कि आपका कोई भी आपका अंश जो है खरपतवार नाशी का आपके अंदर शरीर में ना जा सके, प्रवेश कर ना सके और आपको उसके दुष्प्रभाव न झेलने पड़े। नेक्स्ट स्टेप है कटाई। फसल कटाई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के विभिन्न यंत्र हैं, जैसे यहाँ पर दराती दिया गया है। अब मशीनों से भी कटाई होती है। जैसे गेहूँ पक जाने के बाद गेहूँ की बालियों को काटा जाता है, तो मशीनों में आपका हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। गेहूँ वगैरह या अन्य फसलों को लाकर फिर थ्रेसिंग में डालते हैं। थ्रेसिंग में क्या होता है, अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ और भूसा, गेहूँ के दाने और भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, ये आपकी कंबाइन मशीन है। इसमें दोनों काम एक साथ होते हैं, कटाई भी होता है और थ्रेसिंग भी होने लगती है। देखिए, इसके बाद अगला स्टेप है कटाई पर्व भी होते हैं। कुछ फसल कटने पे पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। तो इसके कुछ कटाई के पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली आदि चीज़ें मनाई जाती हैं। इसमें बैसाखी बहुत सिद्ध है। भंडारण, इसके बाद जो हमारे पास फसल हमने उगाई है उसको कहीं पर सुरक्षित रखने की विधि को कहते हैं भंडारण, ताकि कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो सके और हम वर्ष भर या अधिक से अधिक समय तक उसको चला सकें। देखिए, किससे बचाना होता है यहाँ पर, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें कीट, नमी, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होगी। तो भंडारण के लिए क्या करते हैं, इनको बड़े बड़े साइलों में रखते हैं। अगर
आपका अनाज की मात्रा कम है तो घरों में भंडारित करते हैं। विभिन्न विभिन्न भंडारण की तकनीक हैं, जैसे कि हम टैंकों वगैरह में भर के रखते हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में, और उससे अधिक है तो हम कोल्ड स्टोरेज या शीतगृहों में रख देते हैं, और उससे भी अधिक है तो हम साइलो वगैरह में भंडारित कराते हैं। यहाँ आपका चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, अनाज भंडारण हेतु साइलो। वहाँ ऊपर लिखा हुआ FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। भारत में इस प्रकार से अनाज इकट्ठा किया जाता है जिससे कि हम वर्ष भर का अपना खाद्यान्न स्टोर कर सकें। आगे है जंतुओं से भोजन। जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन की तालिका बनानी 1.3 में। जैसे यहाँ लिखा है खाद्यता दूध। दूध हमें किस किस से प्राप्त होता है? गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से। तो इस प्रकार हमने कृषि का पूरा हमने देखा। इसके अलावा पशुपालन है। पशुपालन क्यों आवश्यक है? कि जंतुओं से हमें कई लाभ है, जैसे कि अभी बताया गया कृषि कार्य में बैलों का उपयोग किया जाता है, खेती में या फिर सिंचाई की पुरानी तकनीकों में, तो जंतुओं से काफ़ी लाभ है। ठीक है, इसलिए पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन भी आपका फ़ायदेमंद है। देखिए, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली की कॉड लिवर से मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और उसके अतिरिक्त विटामिन डी मछली की कॉड लिवर से मिलता है। तो मछली का पालन भी आपका इम्पोर्टेंट है, मछलियाँ भी इम्पोर्टेंट है आपकी। इसके अलावा देखते हैं अब हमारा चैप्टर ये आपका ख़त्म। प्रमुख शब्द देखते हैं। कृषि पद्धतियाँ यानी कि खेती के विभिन्न विभिन्न तरीके क्या हैं। ठीक है, कृषि पद्धतियाँ हो गई अपनी। फिर पशुपालन, कृषि पद्धतियाँ जान गए, पशुपालन जान गए। फसल क्या होती है हमें पता है, एक ही प्रकार के पौधों जब एक ही संख्या में होते हैं फसल कहलाता है। उर्वरक क्या होते हैं? मिट्टी के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाली वस्तुएं उर्वरक कहलाती हैं। इसके बाद भंडार गृह अभी आपको बताया गया, साइलो वगैरह, जिसमें आपका फसल कटाई के बाद एकत्र किया जाता है, संचित करके रखा जाता है, सुरक्षित कहते हैं भंडार गृह। कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद्य, साइलो, खरपतवार, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। देखते हैं आपने क्या सीखा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं अभ्यास। उचित शब्द छाटकर एक दिशाने की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, एक ही आपके 4 प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए शब्द तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी, इन्हीं में से आपको छाट के जो है करना है। देखते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहलाता है। दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या लिखा है इसमें? तैयारी। मिट्टी की तैयारी को क्या कहते हैं? जुताई। ठीक है, इसके अलावा है आपका क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, जिनमें से क्या लिखेंगे? तैरने लगेंगे। ये आपने पढ़ाया था, तैरने लगेंगे। का नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, अब क्या चीज़, 2 चीज़ें भरनी है, मिट्टी से जल एवं पोषण था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। दूसरा, कॉलम मैचिंग करना है। खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। एक ही कॉलम में पहला आपका है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या आएगा? धान एवं मक्का। इसके बाद रबी की फसल में क्या आएगा? गेहूँ, चना, मटर। इसके अलावा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? आपका यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये आपका रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेषों, ये आपका हो जाएगा मैचिंग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। रबी की फसल अभी आपको यहाँ बताया गया। रबी की फसल में क्या है? गेहूँ, चना, मटर, तो उदाहरण हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, 1 मिनट, रबी की फसल नीचे है, सॉरी। हाँ, तो पहले आपका खरीफ की फसल पूछा गया, तो खरीफ की फसल हो जाएगी, खरीफ की फसल है धान एवं मक्का। और रबी की फसल में क्या आएगा? रबी की फसल में आ जाएगा गेहूँ, चना, मटर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी के तैयार करना यानी जुताई के बारे में पूरा लिखना है। बुआई के बारे में लिखना है। निराई के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में लिखना है। थ्रेसिंग में क्या है? थ्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेसिंग में क्या होता है? अनाज के दाने यानी गेहूँ और भूसे को अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, ये एक्सप्रेस किया गया है अभी ऊपर चैप्टर में आपको। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का नाम करिए। तो 2 विधियाँ इसमें कौन कौन सी होंगी? स्प्रिंकलर विधि और दूसरा होगा ड्रिप सिंचाई विधि। ठीक है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में
यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए, हम जानते हैं हर एक फसल के लिए हर एक प्रकार का मौसम यानी एक प्रकार का तापमान और जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि हम दूसरे प्रकार के तापमान या जलवायु में उगाएंगे तो वो फसल या तो आपकी उगेगी नहीं, या तो फिर उसमें कई प्रकार के उसमें ड्रॉबैक, कई सारे डिफेक्ट आ जाएंगे, कई सारी उसमें खामियां आ जाएंगी। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हम उर्वरकों द्वारा करते हैं। खरपतवार क्या है, अभी बताया गया आपका 2,4D जैसे खरपतवार फसलों के बीच में अवांछनीय पौधों जो उग जाते हैं, जो नुकसान करते हैं, उनको हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं, और वो खरपतवार होते हैं, अवांछनीय पौधे। 10 नंबर, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं किसी फसल उगाने के लिए, नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, पहले मिट्टी तैयार करेंगे 5 नंबर। इसके बाद खेत की जुताई करना 6 नंबर। इसके बाद क्या करेंगे 4 नंबर, बुआई। ठीक, बुआई। बुआई के बाद क्या करेंगे, खाद देना। खाद देने के बाद आपका है सिंचाई। सिंचाई के बाद आपकी फसल उग जाएगी तो कटाई। कटाई के बाद क्या करेंगे, फसल को चीनी मिलों में भेज देना। तो ये सारे इस क्रम में लगेंगे। इसके अलावा देखते हैं क्या है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। 11 नंबर में दिया हुआ है आपका, देखते हैं वर्ग पहली में ऊपर से नीचे की ओर। पहला क्या है, सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका। तो सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका में यहाँ रा से लिखा हुआ है, रा से कौन सा तरीका आएगा, राहट। ठीक है, राहट आएगा। इसके अलावा आपका क्या है 2 नंबर, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, वो आएगा आपका पशुपालन। देखिए यहाँ पर लिखा है सु, यानी ऐसा कुछ लिखना है जो इसमें फिट हो जाए, पशुपालन, 5 शब्दों का, 5 अक्षरों का। इसके अलावा थर्ड आपका फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो उसमें क्या आएगा, खरीफ। देखिए यहाँ पर 3 नंबर फा लिखा है, खरीफ। इसके बाद 6 नंबर, फसल चक्र के बाद काटना कटाई कहलाएगा, कटाई। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, ये क्या कहलाएगा, नंबर 1 रबी। इसके अलावा एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं वो कहलाते हैं फसल। इसके बाद 5 नंबर, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को प्रदान करते हैं, पोषक प्रदान करते हैं, वो आपका यहाँ पर आएगा उर्वरक। ठीक है, उर्वरक यहाँ पर आएगा। इसके अलावा खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई, 7 नंबर यहाँ निराई। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।